लॉरेंस बिश्नोई गैंग के बहुत बड़े प्लान का पर्दाफाश हुआ है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक बाल सुधार गृह में बंद बाल अपराधियों को लॉरेंस बिश्नोई अपने गैंग में भर्ती कर रहा है। बाल सुधार गृह में कई ऐसे बाल अपराधी हैं जो लॉरेंस के लिए काम करते हैं। इन्हीं बाल अपराधियों के जरिए वो कई वारदातों को अंजाम भी दे चुका है। यानी राजस्थान के बाल सुधार गृहों में बंद बाल अपराधियों पर लॉरेंस बिश्नोई और उसके गैंग के सदस्यों की नजर है। ये लॉरेंस गैंग पर बहुत बड़ा पर्दाफाश हुआ है। बाल अपराधियों पर लॉरेंस गैंग की नजर है और आप ये समझिए कि बाल सुधार गृहों पर लॉरेंस का पूरा नेटवर्क फैला हुआ है। बाल अपराधियों से वारदात करवा रहे हैं, बच्चों को इसमें शामिल कर रहे हैं, उनको बरगला रहे हैं, उनका पूरा नेटवर्क फैला हुआ है। तो बाल अपराधियों का मास्टर है लॉरेंस बिश्नोई। ये इस वक्त सबसे बड़ा पर्दाफाश हुआ है। राजस्थान के बाल सुधार गृहों में कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की नेटवर्क की तलाश पुलिस भी कर रही है। जयपुर के पुलिस कमिश्नर बीजू जॉर्ज जोसेफ के मुताबिक बाल सुधार गृहों की सुरक्षा के लिए शासन को एक पत्र भी लिखा गया है। हमारे साथ में जयपुर के पुलिस कमिश्नर है बीजू जॉर्ज जोसेफ। सर, पहले तो ये आप बड़ी बात है कि ये नेपाल भाग जाते और आपने कोशिश की, किस तरीके से इनको फॉलो किया कि ये पकड़ में आए? जब ये बाल सुधार गृह से ये लोग भागे थे, उसके बाद हमारे पास एक इन्फॉर्मेशन मिला था कि ये 4 लोगों के ग्रुप मध्य प्रदेश में दिखा गया। तो वहाँ से हम उसको डेवलप किया है। तो उसका मूवमेंट हमने ट्रैक किया। ट्रैक करने पर ये चीज़ भी सामने आया कि जहाँ रोहतक में मर्डर हुआ था उस दिन उनके लोकेशन उस एरिया में था। तो हम ज़्यादा सतर्क हो गए और हम टेक्निकल इनपुट्स वगैरह एनालिसिस करके डेवलप किया। तो उसका मूवमेंट नेपाल बॉर्डर की तरफ होना पाया। तो वहाँ हमने जो बॉर्डर चेक पोस्ट वगैरह का अलर्ट किया। हमारा टीम भी पीछे था। तो हम यूपी पुलिस और बिहार पुलिस को भी इन्फॉर्म किया कि इस तरह का मूवमेंट है ड्रेडेड क्रिमिनल्स का। तो वो पकड़ा गया वहाँ पे। और अब ये कितने टोटल बाल अपचारी थे जिसमें से कितने पकड़े गए? अभी भी कुछ फरार हैं? अभी सबसे पहले जब जेल ब्रेक हुआ था, बाल सुधार का गृह का ब्रेक हुआ था, तब 23 भागे थे। 23 में से 17 वापस बाल सुधार गृह में जमा हुआ है और ये 3 हो गया। तो अभी 3 शेष है। महाराष्ट्र में महायुति गठबंधन में सीटों का फॉर्मूला तय हो चुका है। सीट शेयरिंग को लेकर गृहमंत्री अमित शाह के दिल्ली आवास पर चल रही बैठक देर रात खत्म हुई। सूत्रों के मुताबिक महाराष्ट्र में अजीत पवार को 3 से 4 सीटें मिल सकती हैं। एकनाथ शिंदे गुट की बात करें तो 12 से 13 सीटों पर चुनाव लड़ सकते हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक महायुति गठबंधन का फॉर्मूला तय हो चुका है। इस बैठक में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार समेत प्रफुल्ल पटेल और सुनील तटकरे जैसे बड़े नेता मौजूद रहे। तो डील फाइनल हो चुकी है, बस औपचारिक ऐलान होना बाकी है। तो 48 लोकसभा सीटें हैं महाराष्ट्र में और शिंदे गुट 12 सीटों पर चुनाव लड़ सकता है। ये बड़ी जानकारी, क्योंकि कल बैठक जो होती है, देर रात बैठक खत्म होती है जिसमें गृहमंत्री अमित शाह मौजूद रहते हैं। इसके अलावा महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस रहते हैं और अजीत पवार को 4 सीटें मिल सकती है उनकी पार्टी को। तो औपचारिक ऐलान होना बाकी है, डील फाइनल हो चुकी है। शिंदे गुट की बात अगर हम करें तो 12 सीटें यहां पर शिंदे गुट को मिल सकती हैं। इधर महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी में सीट बंटवारे का फॉर्मूला फंस चुका है। यानी कि सीट शेयरिंग को लेकर हुई बैठक एक बार फिर से बेनतीजा रही है। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस को उद्धव ठाकरे की शिवसेना का वोट ट्रांसफर नहीं होने की आशंका है। खबर तो यह भी है कि दोनों ही पार्टियां सीटों पर झुकने के लिए तैयार नहीं है। हालांकि बताया जा रहा है कि गठबंधन में सिर्फ शरद पवार के सीट बंटवारे को लेकर गंभीरता है। तो यहाँ पर कई बैठकें चली है। महाविकास अघाड़ी का भविष्य अधर में है, डील फाइनल नहीं हुई है, पेच फंसा हुआ है। शिवसेना का वोट ट्रांसफर होने पर शक है, ये सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है। और कांग्रेस को लगता है कि वोट ट्रांसफर होने में दिक्कत होगी। 48 लोकसभा सीटें कांग्रेस की अपनी डिमांड है। उधर बात करें कि
शरद गुट की अपनी डिमांड है। इसके अलावा उद्धव की शिवसेना वो भी ज्यादा सीटें मांग रही है, जो अभी तक सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली है, इसी वजह से पेच फंसा हुआ है। तो कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव 2024 के लिए 39 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। राहुल गांधी वायनाड से फिर चुनाव लड़ेंगे। भूपेश बघेल राजनांदगांव से, शशि थरूर तिरुवनंतपुरम से चुनाव लड़ेंगे। कांग्रेस उम्मीदवारों की पहली सूची में 15 उम्मीदवार सामान्य वर्ग से, 24 अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक समुदायों से हैं। अगर हम तुलना करें बीजेपी की पहली लिस्ट से तो काफी कम उम्मीदवार कांग्रेस ने उतारे हैं, लेकिन जो बड़े नाम हैं उसमें पहला नाम राहुल गांधी का आता है, जो वायनाड से ही चुनावी मैदान में उतरेंगे। इसके अलावा दूसरा बड़ा नाम है भूपेश बघेल का। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी चुनावी मैदान में है। राजनांदगांव से उनको प्रत्याशी बनाया गया है। राहुल गांधी वायनाड से फिर से लड़ेंगे, ये पहले से ही खबर थी और अब इस खबर पर मोहर लग चुकी है कांग्रेस की पहली लिस्ट आने के साथ ही। तो कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कांग्रेस की पहली लिस्ट को चुनाव में जीत की गारंटी बताया। तो वहीं बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने राहुल गांधी के वायनाड से चुनाव लड़ने पर हमला बोला। अमेठी का क्या हुआ? हिम्मत नहीं हुई क्या? आ जाते मैदान में। इतना दावा करते हैं कि पूरी हवा हमारे पक्ष में चल रही है, तो अमेठी से क्यों नहीं? फिर पूछूंगा, हिम्मत नहीं है। क्यों गए वायनाड? वहां बड़ी संख्या में अल्पसंख्यक है, इसलिए गए हैं। और ये बात करते हैं देश को जोड़ने की। इनकी पूरी राजनीति अब अल्पसंख्यकवाद पे है, वो अमेठी में लड़ने की हिम्मत कैसे करें? इस तरह से आश्वस्त हैं। जिस तरह के नाम आप देख रहे हैं इस लिस्ट में, वरिष्ठ नेता हमारे के.सी. वेणुगोपाल जी और ऐसे भूतपूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी आदि ऐसे नाम हैं, जिससे ये मालूम पड़ता है कि कांग्रेस पार्टी ये चुनाव सिर्फ और सिर्फ जीतने के लिए लड़ रही है। तिरुवनंतपुरम सीट से उम्मीदवार बनाए जाने पर शशि थरूर ने सम्मान की बात कही, साथ ही उन्होंने लोकसभा चुनाव में जीत का दावा कर दिया। Just to say that I'm honored and humbled that the Congress Party has given me an opportunity to defend my seats. I have had the privilege of serving the people of Thiruvananthapuram for 15 years, and I'm looking forward to an opportunity to continue this process of service. छत्तीसगढ़ के दुर्ग से कांग्रेस उम्मीदवार बनाए जाने पर राजेंद्र साहू ने पार्टी आलाकमान को शुक्रिया कहा और लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के भारी बहुमत से जीतने का दावा कर दिया। पार्टी हाईकमान को मुझे जो प्रत्याशी बनाया एक छोटे से कार्यकर्ता को, इसलिए पार्टी हाईकमान को बहुत बहुत धन्यवाद। और एक छोटे से कार्यकर्ता के ऊपर विश्वास जताया, इससे निश्चित तौर पे जो कार्यकर्ता चाहे NSY का हो, चाहे युवक कांग्रेस का हो, चाहे सेवा दल का हो, किसी भी प्रकोष्ठ का हो, उसका मनोबल बढ़ा है इस प्रत्याशी चयन से, यह मैं कहना चाहूँगा।